दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। अपन एसिड बेस बैलेंस के बारे में कर रहे थे डिस्कस। तो अपने जैसे एएनएम जीएनएम अपन या बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो अपने जो एग्ज़ाम में इनकी नॉर्मल वैल्यू को लेकर अक्सर क्वेश्चन आता है। आपको एसिड पहचानना होता है, बेस पहचानना होता है ना, रिएक्शन आपको पहचाननी होती हैं। और एग्ज़ाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, वहाँ पर आपको एक एबीजी की वैल्यू दे दी जाएगी, है ना, पीएच, CO2 और कार्बन हाइड्रेट, है ना। तो अब क्या होता है, उनमें से आपको वैल्यू के आधार पर पहचानना है कि वो कंडीशन कौन सी हैं, ये मेटाबॉलिक हैं या रेस्पिरेटरी, यहाँ तक कि अपना जो होता है सारा सब कुछ सिस्टम होता है। तो अपन इन दो पार्टों में एक तो आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि कौन सी कंडीशन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, कौन सी कंडीशन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, चाहे वो एल्केलोसिस हो चाहे वो एसिडोसिस हो। ठीक है, फिर अपन किस प्रकार उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनके मेथड के बारे में समझेंगे। डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि डिटेल डिस्कस करने का कोई सेंस भी नहीं है। एग्ज़ाम में इतना नहीं पूछा जाता है। एग्ज़ाम में अपन को आइडेंटिफाई करना है, उनके मेथड के बारे में ही पूछा जाता है। वो जनरल जो इक्वेशन होते हैं वो वही पूछ जाते हैं। तो आज सेकंड पार्ट में अपन उन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार अपन कंट्रोल करते हैं एसिड बेस बैलेंस को। फिर अपन जब अगली क्लास लेंगे, तो अभी अपन पढ़ रहे हैं एसिड बेस बैलेंस, तो अगली क्लास अपन डिस्कस करेंगे एसिड बेस इम्बैलेंस। तो आज अपन डिस्कस करते हैं एसिड बेस बैलेंस को किस प्रकार कंट्रोल करते हैं, वो कौन से मेथड होते हैं। ठीक है ना। तो उससे पहले अपन ये शुरू करने से पहले अपन एक बार जो कल अपन ने जो क्लास डाली अपलोड की है उसका अपन रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं, अपन कल पढ़ चुके हैं एसिड बेस के बारे में, है ना। अगर पीएच का जो वैल्यू है अगर 7 से कम है तो एसिड है, पीएच की जो वैल्यू है 7 से ज़्यादा है तो वो बेस है। सभी जानते हैं, अम्ल सार अपन 10वीं 12वीं क्लासों में पढ़ चुके हैं। ठीक है, एसिड का जो टेस्ट होता है वो होता है श्योर, जिसको अपन बोलते हैं खट्टा, और सार का जो टेस्ट होता है वो होता है बीटा, जिसको बोलते हैं कड़वा। अब अपन लिटमस पेपर एक होता है, उस पर अपन क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है, वो जो केमिकल हैं, वो जो सबस्टांसेस हैं, जो एसिड है या बेस है। तो अपन क्या करेंगे, लिटमस पेपर पर वो केमिकल सबस्टांसेस सॉल्यूशन डालेंगे, और अगर लिटमस पेपर का कलर 1 मिनट के अंदर लाल रंग जैसा हो जाता है तो वो है एसिड। और वह सॉल्यूशन, वो केमिकल, वह सबस्टांसेस अपन अगर लिटमस पेपर पर डालेंगे और वो लिटमस पेपर 1 मिनट के अंदर ब्लू हो जाता है तो वो जो सबस्टांसेस सॉल्यूशन वो क्या रहेगा, बेस रहेगा, सार रहेगा। ठीक है, अब आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये कल मैंने बार बार इस बात पे जोर दिया है कि आपको ये याद रखना है, एसिड क्या कंटेन करता है, हाइड्रोजन आयन कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है, हाइड्रोजन आयन कंटेन करता है। और हाइड्रोजन आयन को ही स्ट्रॉन्ग एसिड अपन कहते हैं। जहाँ पर एसिडिटी की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पर हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। यहाँ तक क्लियर है। वहीं अपन अगर बात करें बेस की यानी सार की अपन बात करते हैं, तो ये OH हाइड्रोक्साइड आयन कंटेन करके रखेंगे। अगर जहाँ पर OH की मात्रा ज़्यादा रहेगी वहाँ पर जो वैल्यू है वो सॉल्यूशन वो क्या रहेगा, सारीय रहेगा, बेस रहेगा, सार रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल अपन ने लिया था HCl हाइड्रोक्लोराइड एसिड का, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अपन डिस्कस कर चुके हैं कल की क्लास में। फिर अपन ने पीएच के बारे में डिस्कस किया। P मीन्स पावर, H मीन्स हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की पावर। अब हाइड्रोजन पावरफुल कब होगा, अभी अपन डिस्कस किया है। हाइड्रोजन पावरफुल कब होगा, अभी अपन ने डिस्कस किया है कि हाइड्रोजन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और हाइड्रोजन क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एसिड की मात्रा अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी तो एसिड की मात्रा बढ़ती रहेगी, है ना।
भाई 7 पर तो न्यूट्रल होता है, 6 है तो एसिडिक है, हाइड्रोजन होगा, 5 है तो और हाइड्रोजन बढ़ेगा, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो अपन पीएच में जो फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच का, और एक पीएच स्केल भी है जो अपन को ये इंडिकेट करती हैं कि जो मार्किंग होती है पीएच स्केल की वो 0 से 14 तक की होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी रेट दे रखा है। अगर लिटमस पेपर पर सॉल्यूशन होगा तो वो पेपर 1 मिनट के अंदर रेड हो जाएगा अगर उस सॉल्यूशन में एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी या हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगर OH की मात्रा, हाइड्रोक्साइड की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, पेपर जो है ब्लू हो जाएगा। वही इसको लेके क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। इसको इन्वर्टेड, इसकी खोज किसने की, डॉक्टर सोरेन ने। कब की है, 1919 के अंदर। चलो ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। फिर अपन ने कुछ नॉर्मल वैल्यू भी डिस्कस की हैं। जो नॉर्मल ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.35 टू 7.45। अगर 7 या 7 से कम है, 7 या 7 से कम है तो वो कंडीशन होगी एसिडोसिस। और अगर 7 या 7 से ज़्यादा, 7 या 7.45 से या इससे ज़्यादा है तो वो होगी एल्केलोसिस। ठीक है, ये वो लाइन वही है जो मैं कब से कह रहा हूँ। एसिड क्या है, क्या कंटेन करेंगे, सबस्टांस जो कंटेन करेंगे वो करेंगे हाइड्रोजन आयन। वही बेस जिसको अपन बोलते हैं एल्कलाई, या एल्कलाई बोलो या बेस बोलो, है ना, ये क्या कंटेन करते हैं, OH आयन। ये क्या कंटेन करते हैं, एसिड, हाइड्रोजन आयन। फिर अपन ने बात की नॉर्मल वैल्यू एबीजी की। एबीजी कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें नॉर्मल वैल्यू क्या होती है ना, आर्टिकल बस गैसेस में नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, वही पीएच वही नॉर्मल होगा 7.35 टू 7.45। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, रेयर केसेस में पूछ लिया अपन, लेकिन अपन को याद होना चाहिए जनरल केसेस में कि वेनियस ब्लड गैसेस का क्या होता है, वीबीजी, है ना। तो इसका होता है 7.31 टू 7.41। ये अपन का एडिशनल, अगर इसको आप इतना याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए। अब अपन CO2 की बात करें एबीजी के अंदर तो 3.5 टू 4.5 mm of Hg। O2 की बात करें 75 टू 100 mm of Hg। वहीं अपन अगर बाइकार्बोनेट की बात करें HCO3, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 22 से लगाकर 26 MEQ पर लीटर। और अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात करें तो वो क्या होगा, 95 से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको मोस्टली, आपको 3 वैल्यू तो याद होनी चाहिए, पीएच की, PCO2 की और बाइकार्बोनेट की। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। फिर अपन ने 2 लाइन डिस्कस की, है ना। क्या लाइन डिस्कस की, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कब होगा कि पीएच के रेस्पेक्ट में CO2 और SCO3 क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे। अब ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे, यानी अगर पीएच की मात्रा कम होगी तो इन दो की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, और पीएच की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो इन दो की मात्रा कम होगी। तो एक दूसरे की क्या होंगी, अपोजिट डायरेक्शन होंगे। तो उस कंडीशन में अपन बोलेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। वही बात करते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में क्या होगा, पीएच के रेस्पेक्ट में CO2 और SCO3 क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। यानी पीएच की मात्रा अगर ज़्यादा रहेगी तो इन दो की मात्रा भी ज़्यादा रहेगी, पीएच की मात्रा अगर कम रहेगी तो इन दो की मात्रा भी पीएच के साथ कम रहेगी। ये भी अपन डिस्कस कर लिया। फिर कुछ टर्म्स होती हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब होगा, अपन ने अभी क्या डिस्कस किया, रेस्पिरेटरी कब होगा, जब ये जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, है ना। तो पहले तो आप ये जान लीजिए एसिडोसिस और एल्केलाइन क्या होता है। एल्केलोसिस, एसिडोसिस मीन्स जो पीएच का जो वैल्यू है 7.35 से कम, है ना, और एल्केलोसिस मीन्स 7.45 से ज़्यादा, उसको बोलेंगे अपन
एल्केलोसिस। ठीक है, तो अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब होगा? जब पीएच की वैल्यू कम होगी। ठीक है, और ये कि CO2 और SCO3 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे एसिडोसिस। सेम इसमें ही है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो एसिडोसिस में पीएच की मात्रा कम होगी, है ना? कितनी कम होगी? 7.35 से कम होगी। तो पीएच की मात्रा कम होगी तो इन दोनों की मात्रा भी कम होगी, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में काम करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में पीएच के रेस्पेक्ट में CO2 और SCO3 क्या है? सेम डायरेक्शन में काम करेंगे। तो अगर पीएच कम होगा तो ये दोनों भी कम होंगे। किसमें? मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कोसिस मतलब पीएच की मात्रा ज़्यादा होगी, 7.45 से लगाकर ज़्यादा होगी। ठीक है, तो पीएच की मात्रा अगर ज़्यादा होगी रेस्पिरेटरी एल्कोसिस में तो इन दो की मात्रा क्या होगी? कम होगी, क्योंकि रेस्पिरेटरी एल्कोसिस में क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन। वहीं अगर अपन मेटाबॉलिक एल्केलोसिस बात करते हैं तो ये क्या सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, अगर पीएच की मात्रा ज़्यादा है तो इन दो की मात्रा भी ज़्यादा होगी। ये अच्छे से अपन ने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर लिया है, अभी भी समझा दिया मैंने, फिर भी आपको अच्छे समझ नहीं आए तो आप वापस पहले वाली क्लास देख ले, पार्ट 1। ये वापस वो अभी जो मैं बोला, अगर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कब होगा कि पीएच की मात्रा ज़्यादा होगी तो CO2 की मात्रा भी कम होगी और SCO की मात्रा भी कम होगी। अगर पीएच की मात्रा कम होगी तो इन दो की मात्रा बढ़ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे। वही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में क्या होता है? अगर पीएच की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो CO2 की मात्रा और SCO3 की मात्रा भी ज़्यादा रहेगी। पीएच की मात्रा कम रहेगी तो इन दोनों की मात्रा भी कम रहेगी, है ना? साथ साथ वाली कंडीशन होगी, हम साथ साथ वाली कंडीशन होगी मेटाबॉलिक में, और हम साथ साथ नहीं वाली, हम साथ साथ नहीं है, तो ये कंडीशन होगी रेस्पिरेटरी में। ठीक है, फिर अपन ने ये डिस्कस किया एक पीएच का जो लॉग फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें जो लॉग है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना? ये जो फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूले में सीधा लिखा हुआ है अगर पीएच की मात्रा बढ़ेगी तो जाहिर है हाइड्रोजन की मात्रा भी कम होगी, और पीएच की मात्रा कम होगी तो हाइड्रोजन क्या होगा? बढ़ जाएगा। पीएच की मात्रा कम होना मतलब एसिडिक है, तो एसिडिक क्या इंडिकेट करता है? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये रहा पीएच इज इंडिकेटर ऑफ एसिडिटी। पीएच एक संकेत देता है अपना एसिडिटी का। अगर पीएच नॉर्मल पीएच नहीं है तो, अगर नॉर्मल पीएच से कम है तो क्या है? एसिडिक वाली कंडीशन है। नॉर्मल एसिड बेस का रेशियो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा चुका है, 1:20। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ रहा है द टर्म पीएच रिप्रेजेंट, पीएच जो टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? तो आप दोनों ऑप्शन काट दीजिए, हाइड्रोक्सिल तो होगा नहीं। ठीक है, अब आपको इन दो में से क्लिक करना है, तो आपने पढ़ा अभी नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ रहा है वही आइडेंटिफाई करना है आपको। ठीक है, इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आता है अपना, इतने बस अपनों को इस एसिड बेस बैलेंस में अपन को यही देखना है बस। अपन को ये आ गया मतलब एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं। आप पेपर सारा उठा के देख लीजिएगा, एसिड बेस बैलेंस को लेकर इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज आप कुछ नहीं पूछेंगे आपको। ठीक है, यानी पीएच की मात्रा है बढ़ी हुई है, पीएच की मात्रा क्या है? बढ़ी हुई है, और CO2 जो है 38 है और SCO3 क्या है? 31 है। अब पीएच की मात्रा बढ़ी हुई है तो क्या है? एल्कोलिसिस। ठीक है, अब अपन को ये डिस्कस करना है कि मेटाबॉलिक है, सॉरी मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है। रेस्पिरेटरी कब होगा? जब पीएच के अपोजिट में होगी CO2 और SCO3, और मेटाबॉलिक कब होगा? जब पीएच के सेम डायरेक्शन में होगा। कौन? CO2 और SCO3। तो अपन को पीएच देखने के बाद सीधा यहाँ पाना है, SCO3 पे आना है ना, इसको बाद में देखने, पहले ये अपन देख लेते हैं। ठीक है, अब अगर पीएच बढ़ा हुआ है तो SCO3 बढ़ा हुआ है कि नहीं है? अपन जानते हैं HCO3 की जो नॉर्मल वैल्यू है क्या होती है? 22 से 26, और यह है 31, यानी ये भी क्या है? बढ़ा हुआ है। ये बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है, तो ये भी बढ़ा हुआ ही है ना। CO2 क्या है? CO2 की वैल्यू है यहाँ पर 35 से लगाकर 45, तो नॉर्मल रेंज में है, यानी इसका कोई मैटर नहीं है, नॉर्मल रेंज में है ना। अगर ये कम होता
तो भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये बढ़ा हुआ एक है ना। तो अपन को यही देखना मेन तो, ठीक है। तो ये सेम डायरेक्शन में पीएच बढ़ा हुआ है तो ये भी बढ़े हुए हैं, है ना। तो इसको बोलेंगे अपन मेटाबॉलिज्म। सेम डायरेक्शन में मतलब मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं। पीएच जो है 7.35 यानी 7.35 या 7.35 कम है तो वो कंडीशन क्या है, पीएच कम है, ठीक है। अब बात करते हैं CO2 कितना है, 70 mm ऑफ Hg, और CO3 कितना है, 36 mm। तो ये तो कम है लेकिन ये बढ़ा हुआ है, ये कम है लेकिन ये बढ़ा हुआ है। तो पहले तो ये कम है मीन्स एसिडोसिस, ज़्यादा तो क्या होता है एल्कलोसिस, तो कम है तो एसिडोसिस। और अब ये अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अभी इसको वापस डिस्कस करेंगे अपन। ये है अपनी जो आज का जो मेन टॉपिक होगा कि किस प्रकार पर एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल करता है। बस आपको जो है मेथड है वो याद रखने हैं, है ना, कि अपन ब्लड बफर सिस्टम से भी एसिड बेस जो बॉडी में है मेंटेन होता है, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म से भी मेंटेन होता है ना, रीनल मैकेनिज्म से भी एसिड बेस जो है मेंटेन होता है। ये जो है अपना होता है अपने बॉडी में, इससे अपना बॉडी ये जो मैकेनिज्म है, सिस्टम है, ये अपना अपनी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। फिर अपन ने एक फॉर्मूला डिस्कस किया कि pH इज इक्वल टू SCO3 CO2, ठीक है। यानी pH अगर बढ़ा हुआ रहेगा, pH बढ़ा हुआ रहेगा तो सीधी बात है CO2 क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि CO2 क्या है, एसिड है, और SCO3 क्या है, एल्कलाइन है। और अगर pH कम होगा तो क्या है, एसिड बढ़ जाएगा, तो एक ये बढ़ जाएगा अपना CO2, ठीक है। ये आप भी आपको इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, एक एक करके इनको एक बार देख लेते हैं, आप वापस समझेगा इसको। अपनी क्लास शुरू करते हैं आज की, यानी कंट्रोल ऑफ एसिड बेस बैलेंस, कि अपनी बॉडी में ब्लड भी जो ब्लड सिस्टम है, ब्लड सिस्टम है, वो भी एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल करता है। वो कैसे करता है, 1 सेकेंड के अंदर वापस रीएडजस्ट कर देता है एसिड बेस बैलेंस को। अगर बॉडी में बिगड़ता है तो ये जो बफर सिस्टम है 1 सेकेंड के अंदर कर देता है। कैसे करता है, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, फॉस्फेट बफर सिस्टम, प्रोटीन बफर सिस्टम। अभी देखते हैं किस प्रकार ये करते हैं। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म से भी एसिड बेस बैलेंस रीएडजस्ट होता है विद इन मिनट, कुछ ही मिनटों के अंदर रीएडजस्ट हो जाता है। कैसा होता है, लंग्स द्वारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम द्वारा क्या है, CO2 बाहर आ जाती हैं, रिमूव हो जाए, अभी समझते हैं इसको भी। और जो परमानेंट है जो वो है रीनल मैकेनिज्म, टेक फ्यूज हावर एंड फ्यूज डैश रीएडजस्ट, है ना। अब क्या करता है, ये यूरिन के द्वारा अपने बॉडी में से हाइड्रोजन आयन क्या है बाहर निकाल देते हैं और रीअब्सॉर्ब करता है SCO3, ठीक है। अगर बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, ये बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और माना कि एक कंडीशन और है, अगर बॉडी में हाइड्रोजन आयन की मात्रा न बढ़कर बाइकार्बोनेट या OH की मात्रा अगर बढ़ जाती है, यानी बॉडी क्या हो जाती है, बेस यानी एल्कलाइन हो जाती है, तो उस कंडीशन में रीनल मैकेनिज्म क्या करता है, हाइड्रोजन आयन का क्या करता है, रीअब्सॉर्ब करता है और इनको बाहर निकालता है, क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में, तो वापस क्या करना, मेंटेन करना है ना। तो ये मेन है, आपको ये बस ये सिस्टम के नाम याद रखना है, कैसे प्रकार याद रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब अपन एक एक देखते हैं। ये सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, ठीक है। ब्लड बफर सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैकेनिज्म है, बस ये है जो मैकेनिज्म ही है, समझना है। अगर बॉडी में एसिडोसिस वाली कंडीशन होती है, एसिडोसिस वाली कंडीशन मतलब पीएच की मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी। भाई सीधी बात है, अगर पीएच की मात्रा कम है तो बॉडी में क्या है, एसिड की कमी है। और पीएच क्या कंटेन करता है, मतलब सोरा, अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा है तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएंगे। बस ये अपना जो पहली स्लाइड थी, अपनी मैं पहली स्लाइड से बोल रहा हूँ, अगर एसिड की मात्रा बढ़ती रहेगी और पीएच की मात्रा घटती रहेगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन मात्रा बढ़ जाएगी। अब क्या है कि बॉडी में क्या है, SCO3 जो वीक बेस है,
क्योंकि वीक बेस इसलिए है बॉडी में क्योंकि जो बेस की मात्रा है वो क्या वीक है, और बॉडी में क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है जो है हाइड्रोजन। अभी क्या करेंगे, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और जो केमिकल होगा वो H2CO3 यानी बाइकार्बोनेट एसिड बनाएंगे जो क्या है वीक एसिड है। इस प्रकार क्या है बफर सिस्टम काम करेगा, है ना। HCO3 इसके साथ रिएक्शन करके H2O बनाएगा और क्या बनाएंगे वीक एसिड। जो बॉडी में ये एसिड बड़ा हुआ था, स्ट्रॉन्ग एसिड था, ये जो क्या रिएक्शन है ये ब्लड बफर सिस्टम ये क्या करेगा जो एसिड को वीक बनाएगा। अगर बॉडी में इसका जस्ट उल्टा, अगर बॉडी में एल्केलोसिस वाली कंडीशन है ना, बॉडी में सार की मात्रा ज़्यादा है ना, ये देखो HCO3 ज़्यादा है, तो बॉडी में क्या होगा हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे कम कर देंगे। कैसे कम कर देंगे, इस प्रकार ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे H2CO3 बना देंगे। क्या बना देंगे H2CO3 वीक एसिड। क्या बना देंगे वीक एसिड। ये वापस और आगे जाके डिवाइड होंगे और क्या कर देंगे H2O प्लस CO2। अब क्या होगा CO2 ये बाहर निकाल देंगे। क्या कर देंगे CO2 लंग द्वारा बाहर हो जाएगी और जो H2 है वापस बॉडी में रीयूज हो जाएगा। H2 है जो बॉडी में वापस रीयूज हो जाएगा। इस प्रकार बॉडी में क्या होगा एसिड बेस बैलेंस मेंटेन होगा, ठीक है। अब यही रिएक्शन वापस होगी, जो H2 है CO2 है वापस रिएक्ट करेंगे और H2CO3 बना देंगे जो कि क्या है कार्बोनिक एसिड है, यह वीक एसिड है, ठीक है। और ये वापस इक्वलिटी में हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट जो है HCO3 इनको मेंटेन कर देंगे, बराबर बॉडी में कर देंगे। तो ये बॉडी का है ब्लड बफर सिस्टम, ठीक है। ये इसका मेन सारांश है, पूरा बफर सिस्टम का ये मेन सारांश है। अगर ये रिएक्शन आपने समझ ली तो आपको और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लंग्स क्या करता है बॉडी में CO2 और H2O को रिएक्ट कराता है। अब क्या इसमें एक एंजाइम होता है, कार्बोनिक हाइड्रेट्स एंजाइम होता है जो कि क्या करता है H2O3 यानी बाइकार्बोनिक एसिड बनाता है, ठीक है। अब ये क्या करता है वापस इसको तोड़ता है HCO3 प्लस H हाइड्रोजन, ठीक है। ये कब ये जो रिएक्शन है वो अब कौन कराएगा किडनी कराएगा। अब अगर बॉडी को हाइड्रोजन आयन की जरूरत है तो किडनी क्या कर लेगी इनको अब्जॉर्ब कर देगी, और अगर हाइड्रोजन आयन की जरूरत नहीं है तो किडनी क्या करेगी इनको बॉडी से बाहर निकाल देगी, ठीक है। तो एक रिएक्शन है, वही रिएक्शन अभी वापस होगी, है ना, कि अगर मान लो इनको जरूरत है बॉडी में तो क्या करेंगे हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट ये जो है एसिड और ये बेस है वापस रिएक्ट करके क्या बनाएंगे H2CO3 बनाएंगे, और जो कि क्या है बाइकार्बोनिक एसिड है, और एक ये वापस कार्बोनिक एंड हाइड्रेट एंजाइम की प्रेजेंस में CO2 प्लस H2 बना देंगे। जो H2O है वो वापस बॉडी में रीयूज होता है, और CO2 जो है लंग्स द्वारा जब अपन एक्सेल करते हैं सांस छोड़ते हैं तो CO2 बॉडी से बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। फिर है फास्फेट बफर सिस्टम। फास्फेट बफर सिस्टम सेल्युलर होता है और रीनल लेवल होता है ना। तो रीनल लेवल अभी इसमें अपन नहीं पढ़ेंगे, ये अपन पढ़ेंगे जब अपन रीनल वाला पढ़ रहे होंगे ना, रीनल मैकेनिज्म, रीनल मैकेनिज्म में ये अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं फास्फेट बफर सिस्टम में सेल्युलर वाला, ठीक है, कि सेल्युलर में किस प्रकार एसिड बेस बैलेंस कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये भी जान लीजिए आप, जो यूरिन है अपना, यूरिन का जो पीएच है 6.8 टू 7.8, यानी देखो ये जो वैल्यू है एसिड है और ये वैल्यू क्या है बेस है। अब अगर बॉडी को कई बार क्या होता है बॉडी की एसिड बेस स्थिति के अनुसार अपना यूरिन का पीएच चेंज होता रहता है। अगर बॉडी को हाइड्रोजन आयन की जरूरत नहीं है तो हाइड्रोजन आयन यूरिन में बाहर निकाल देगा, तो हाइड्रोजन आयन यूरिन में ज़्यादा मात्रा में आएगी तो बॉडी का जो वैल्यू है 6.8 के आसपास रहेगी। और अगर हाइड्रोजन आयन अगर बॉडी को जरूरत है एसिड की जरूरत है तो वो हाइड्रोजन आयन को क्या कर देगा अब्जॉर्ब कर देगा,
तो उस समय हाइड्रोजन आयन अगर ऑब्जॉर्व हो जाएंगे तो अब यूरिन के अंदर बेस यानी एल्कलाइन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उस समय यूरिन का पीएच 7.8 के आसपास रहेगा। अब बात करते हैं अपन सेल्यूलर की। दो चीज होती है H2PO4 और HPO4, ठीक है। फास्फेट की बात करते हैं, किस प्रकार फास्फेट है जो बफर सिस्टम अपना योगदान देता है बॉडी के एसिड बेस बैलेंस में। डाई हाइड्रोजन, ये क्या है, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, जो कि क्या है, वीक एसिड है। और HPO4 क्या है, मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट, जो कि क्या है, वीक बेस है, ठीक है। ये दोनों क्या इंडिकेट करेंगे, ये दोनों इंडिकेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब ये मेटाबॉलिक की क्यों करेंगे, मेटाबॉलिक मीन्स क्या होता है, सेम डायरेक्शन, ठीक है। अगर बॉडी में पीएच की मात्रा बढ़ती है, अगर बॉडी में पीएच की मात्रा बढ़ती है तो इनकी भी मात्रा बढ़ जाएगी, दोनों की मात्रा। और अगर बॉडी में पीएच की मात्रा अगर घटती है तो इन दोनों की मात्रा भी घट जाएगी। तो इस प्रकार ये भी फॉस्फेट जो है अपने बॉडी में बफर सिस्टम का योगदान देता है एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल करने में। अब बात करते हैं अपन प्रोटीन बफर सिस्टम। अब देखो प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं, एल्बुमिन होते हैं, ग्लोबुलिन होते हैं और फाइब्रोजन होते हैं। अब फाइब्रोजन तो क्या है, ब्लड कोटिंग है, इसका तो कोई रोल है नहीं। अब बच्चे ये दो एल्बुमिन और ग्लोबिन, एल्बुमिन जो फंक्शन होता है ऑन्कोटिक प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है। ग्लोबिन क्या करता है, क्या बनाता है, इम्यूनोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। अब इन दोनों में से एल्बुमिन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन आयन को ऐड करने की, जोड़ने की, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने ब्लड में जो बफर सिस्टम है किस प्रकार अपन ने पहले तो पढ़ा ब्लड में, है ना, फिर अपन ने फॉस्फेट में, फिर प्रोटीन में, है ना। अब अपन ब्लड के बाद अपन चलते हैं लंग्स की ओर, सेकेंडरी बफर सिस्टम लंग्स की ओर। अब अपन ये पढ़ने से पहले अपन ये स्लाइड देखते हैं जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको अच्छे से समझा दी है। ये है लंग्स की ओर, ठीक है। अब ये मैंने पढ़ा रखी है, वापस मैं आपको समझा रहा हूं किस प्रकार रेस्पिरेटरी जो सेकेंडरी बफर सिस्टम है किस प्रकार एसिड बेस कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यानी पीएच की मात्रा कम है तो कौन सी कंडीशन होगी, एसिडोसिस वाली कंडीशन होगी। पीएच की मात्रा अगर कम है तो कौन सी कंडीशन होगी, एसिडोसिस वाली कंडीशन होगी। अब जैसा कि अपन जानते हैं पीएच की मात्रा कम है तो सीधी बात है CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। CO2 अपन सभी जानते हैं क्या है, एसिड है, और पीएच कम होगा तो एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी। एसिड की मात्रा बढ़ेगी तो CO2 की मात्रा भी घट जाएगी। तो अब अपना जो रेस्पिरेटरी का जो सेकेंड बफर सिस्टम है उसका जो यूज हो, मतलब फंक्शन होगा, जो पर्पज हो, क्या होगा, इस मात्रा को CO2 की मात्रा को कम करना है। अब क्या होगा, एसिडोसिस वाली कंडीशन में जो स्टिमुलेट होंगे ब्रेन और आर्टेरियल रिसेप्टर्स, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो बॉडी में ये जो मैकेनिज्म अपना होती हैं अपने को समझना है बस किस प्रकार होती है। तो ब्रेन से और आर्टेरियल रिसेप्टर क्या होंगे, स्टिमुलेट होंगे। ये स्टिमुलेट होने पर कब होंगे, जब बॉडी के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये होंगे स्टिमुलेट। ये स्टिमुलेट होके क्या करेंगे, रेस्पिरेशन की रेट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब सीधी बात है यार, अपन जितनी बार रेस्पिरेशन ज़्यादा करेंगे, जैसे कि मान लो अपन रेस्पिरेशन, ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन माना कि 18 है, ठीक है। 18 में 100% H2O बॉडी से बाहर आ रही है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन मान लो 1 मिनट के अंदर कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, तो वो पूरा CO2 बाहर नहीं आएगा, फिर जो बाहर आएगा लगभग 70% ही आएगा, 70 या 60% ही बाहर आएगा। और अगर अपन को इसको अपन क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, अपन अगर इसको बढ़ा देंगे, बढ़ा के क्या कर देंगे, 21 कर देंगे, मान लो 21 रेस्पिरेट पर मिनट कर देंगे, तो बॉडी में क्या है 100% से भी ज़्यादा जो CO2 है बॉडी में बाहर आ जाएगा। तो अपन को क्या करना है, CO2 बॉडी से क्या करना है, बाहर निकालना है। अपन को बॉडी से जो CO2 है वो बाहर निकालना है, ठीक है।
तो रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करना जरूरी है। जितनी ज़्यादा रेस्पिरेशन करेगी उतनी बार अपन का एक्सेल होगा ना। रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्सेल, इनहेल, पॉज। तो जितनी बार एक्सेल करेंगे उतनी बार क्या CO2 बाहर आएगी। तो रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज कर देंगे। रेस्पिरेटरी रेट को जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिक जो अपना पर्पज है, अपना पर्पज क्या है? तो अपना पर्पज था CO2 को कम करना। तो ब्लड में CO2 कम हो जाएगा। ब्लड में CO2 कम होता है तो फिर क्या होगा? ब्लड में H2CO3 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ये हो जाएगा मीन्स pH क्या होगा? वापस बढ़ जाएगा। क्योंकि अपन सभी जानते हैं H2CO3 क्या है? एक बेस है। क्या है? वीक बेस है। ठीक है। और फिर क्या होगा? जो एसिड बेस बैलेंस है वो रिस्टोर यानी नो कंट्रोल हो जाएगा। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर बॉडी में pH बढ़ता है, pH बढ़ रहा है मीन्स एसिड घट रहा है ना। pH बढ़ रहा है मीन्स एसिड घट रहा है, और pH बढ़ रहा है मीन्स एल्केलाइन जो बेस है वो बढ़ रहा है। तो एल्केलाइन बढ़ रहा है तो क्या कंडीशन होगी? एल्केलोसिस। एल्केलाइन बढ़ रहा है तो क्या कंडीशन होगी? एल्केलोसिस। अब बॉडी में अगर एल्केलोसिस कंडीशन हो गई तो बॉडी में इमीडिएट नर्वस सिस्टम अपना काम करेगी। भाई बॉडी में जल्दी करो, क्या बढ़ गया है? pH बढ़ गए, इसको वापस कंट्रोल करना है। तो जो ब्रेन है वो आर्टरी रिसेप्टर है वो क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे, कमांड देंगे कि आप रेस्पिरेशन जो रेट है उसको आप क्या कीजिएगा? कम कीजिएगा। जो रेस्पिरेशन रेट है उसको आप क्या कीजिएगा? कम कीजिएगा। ठीक है। और रेस्पिरेशन रेट कम करेंगे तो फिर क्या होगा? जो ब्लड में CO2 की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। जो रेस्पिरेशन 18 हो रहा था पर मिनट उसको कम कर दिया, 14 कर दिया, 12 कर। तो क्या है कि जितनी बार अपन कम सांस लगो बॉडी में जो है CO2 अंदर ही जाएगी। ठीक है। और अगर बॉडी में CO2 रहती है तो ब्लड में क्या रहता है? H2O। और H2O और CO2 मिलके क्या बना देंगे? H2CO3 बना देंगे। और H2CO3 बना के क्या कर देंगे? ये इंक्रीज हो जाएगा। फिर ये इंक्रीज होगा तो pH क्या होगा? वापस बढ़ा हुआ pH घट जाएगा। और इससे भी क्या होगा? बॉडी में एसिड बेस बैलेंस रिस्टोर हो जाएगा। तो इस प्रकार बॉडी में ये जो प्रोसेस है विद इन मिनट में होती है। अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि ये जो प्रोसेस होती हैं विद इन मिनट में होती है। और इस पर जो मेन रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? रिमूवल ऑफ CO2। जो मेन रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है, सारा जो खेल है CO2 पर टिका हुआ है। एक में CO2 घटेगा, एक में CO2 बढ़ेगा। ठीक है ना। अब अपन डिस्कस करते हैं रीनल मैकेनिज्म। अब अपन डिस्कस करते हैं रीनल मैकेनिज्म, यानी रीनल मैकेनिज्म क्या है। उससे पहले अपन ये भी एक बार ये भी देख लेते हैं हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन कब होगा? देखो H2CO2 तो बढ़ ही रहा है। हाइपर मीन्स क्या होता है? ज़्यादा होता है ना। हाइपर मीन्स ज़्यादा ही होता है। अब इसको दो भागों में टूट जाएगा, H2 और CO2। ये जो H2 है वो रीयूज हो जाएगा। ठीक है। और जो CO2 है वो बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकला हुआ CO2 क्या करेगा? वाटर लाइन हाइड्रोजन। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वाटर लाइन हाइड्रोजन किसे कहते हैं? कि सेकेंडरी बफर सिस्टम में रेस्पिरेशन में जब CO2 बढ़ता है तो क्या होता है? जब उसको वापस अपन बढ़कर कितना क्या बनता है? ब्लड में H2CO3 बनता है। फिर उसको वापस अपन क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो जो H2O है वो बॉडी में रीयूज हो जाता है। बचा हुआ CO2 वो बॉडी से बाहर निकल जाता है रेस्पिरेशन के थ्रू। और जो बचा हुआ वो CO2 बाहर निकलता है रेस्पिरेशन के थ्रू, उसी को ही अपन बोलते हैं वाटर लाइन हाइड्रोजन। और अपन सभी जानते हैं CO2 क्या है? एसिड है। और जहाँ एसिड आएगा वहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन आयन, यानी वाटर लाइन आयन। समझ गए? अब चलते आगे। अब अपना जो टर्सरी मैकेनिज्म है वो है रीनल सिस्टम, है ना। रीनल सिस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रीनल सिस्टम जो है इसका लास्ट मैकेनिज्म है रीनल सिस्टम। ये जो है बॉडी में एसिड बेस बैलेंस करने के लिए फ्यू आवर्स टू डेज लेता है, मतलब कुछ घंटों से लगाकर दिनों तक भी ये ले सकता है ना। ये परमानेंट है। ठीक है, मैंने जैसा कि अभी आपको बता दिया है प्रीवियस में, इसका जो मेन है एक्सटेंशन यानी यूरिन के पास आउट थ्रू ये क्या करता है बॉडी में एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है। रेस्पिरेटरी क्या करता है रिमूवल ऑफ O2 के पास आउट से अपन क्या करता है एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है। और ये जो है ब्लड बफर सिस्टम बॉडी के अंदर ही केमिकल मैकेनिज्म होके बॉडी का जो है एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करती हैं। तो अपन एक बार देख लेते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना याद रखना है रीनल सिस्टम के थ्रू बॉडी में एसिड बेस बैलेंस मेंटेन होता है। अब इसमें क्या होता है फास्फेट बफर सिस्टम लगता है। ठीक है, अब इसमें जो रोल होता है ब्लड वेसल्स का है ना, ट्यूबल सेल्स का है और ट्यूबल लुमेन का है। इन सभी की हेल्प से क्या होता है जो फॉस्फेट है बॉडी में अंदर ऊपर नीचे होता है, और ये क्या करता है अगर जरूरत होती है तो वापस रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं रीनल सिस्टम, और जरूरत नहीं होती है तो यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अपन देख लेते हैं। अगर एसिडोसिस वाली कंडीशन है बॉडी में अंदर तो एसिडोसिस मीन्स क्या होता है H आयन प्लस, और ये फास्फेट क्या करेगी, फास्फेट जो है हाइड्रोजन फास्फेट है। ठीक है, ये क्या कर देंगे डाई हाइड्रोजन फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो कंडीशन है एसिडोसिस वाली कंडीशन है, नोट कर लिए रिएक्शन को भी। और ये है एल्कोसिस वाली कंडीशन, एल्कोसिस मीन्स OH। ठीक है, और ये हो गया अपना फास्फेट H2PO4, ये क्या कर देंगे बना देंगे H2O और HPO4 यानी मोनोहाइड्रोजन फास्फेट ये बना देंगे। और इस प्रकार क्या करेंगे बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को क्या कर देंगे ये कंट्रोल कर देंगे। तो बॉडी में एसिड बेस बैलेंस कंट्रोल हो गया है। अब मैं एक बार वापस आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार ये जो है बॉडी के अंदर काम करते हैं। अपन को इतना ही याद रखना है कि बॉडी में एसिड बेस कंट्रोल है तो मतलब एक स्वतः प्रोसेस है, ये अपने आप ही होती हैं, स्पॉन्टेनियसली होती हैं। ठीक है, बफर सिस्टम, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म और रीनल मैकेनिज्म अपन ने इनको अलग अलग रिएक्शन से समझकर अच्छे से एक्सप्लेन भी कर लिया है। ठीक है, आप इनको मेथड को याद रखना एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही जरूरी है ना। और बाकी आपको ABJ के जो रिजल्ट है ये आपको आइडेंटिफाई करना आना जरूरी है कि कौन सी कंडीशन रेस्पिरेटरी होगी या कौन सी कंडीशन मेटाबॉलिक होगी या कौन सी कंडीशन एसिडोसिस होगी या कौन सी कंडीशन एल्कलोसिस होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, इन दो पार्ट के अंदर मैंने आपको एसिड बेस बैलेंस के बारे में बताया है। जब अपन अगली क्लास लेंगे तो उस समय अपन डिस्कस करेंगे एसिड बेस जो है इम्बैलेंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।